ये उस बम की तरह नहीं लगता, दिवाली में आता है। रिवीजन कर लेते एक बार एटम्स का, कुछ टॉपिक है। जे थॉमसन मॉडल कैसा था, तुम बताओ। जे थॉमसन मॉडल अबे मॉडल नहीं पढ़ा था एटम का, तुम्हें जे थॉमसन मॉडल में केवल मॉडल ही सुनाई दिया। तुम बताना। हाँ प्लम पुडिंग वाला था, एक्सप्लेन करना थोड़ा। इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रखे होते हैं और स्प्रेड पूरे के पूरे पॉजिटिव स्फीयर में होते हैं, ठीक है। शाबाश बेटा, और कुछ भी है तो कर लो। उसके बाद मेन पॉइंट्स देख लो जो क्वेश्चन आंसर में जरूरी होंगे। अल्फा पार्टिकल किससे बने हैं? हाँ डबली चार्ज हीलियम से। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स का एक फॉर्मूला आया था, कैसा आया था? ठीक है, ये याद रख लेना कि रेडियस इज इक्वल्स टू ये था। और ये रेडियस किस चीज़ का था? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का। दो रेडियस आएंगे तुम्हारे सिलेबस में, एक तो न्यूक्लियस का रेडियस और एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का था। न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला क्या था? और ए आर नॉट तो कांस्टेंट है, और ए तुम्हारा क्या था? हाँ एटॉमिक मास। मतलब रिवीजन नहीं करा तुमने तो। हाँ रिडबर्ग कांस्टेंट के दो फॉर्मूले करवाए थे, तुम भी देख लो, बस फॉर्मूले याद करने, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थ्योरी वोरी का टाइम तुमने कहीं और खो दिया। तो रिडबर्ग कांस्टेंट के दो फॉर्मूले, एक तो वेवलेंथ का और एक हाँ एनर्जी का। वैसे वो वेव नंबर का है, 1/λ पता क्या होता है? वेव नंबर होता है, ठीक है। इक्वल्स टू हाँ रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये होती है सेंटीमीटर इनवर्स में। कभी ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आए तो पता होना चाहिए वेवलेंथ है, ये नंबर ऑफ शेल है, एटम के अंदर शेल होती है ना वो है, और ये दूसरी शेल है। फिर एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा ठीक है। तो केवल अभी देख लो फॉर्मूले आधे एक घंटा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। कोशिश करेंगे 2 चैप्टर के तो हो जाए। एक ये वाला फॉर्मूला देखना है, पहली दिवाली कैसे हुई इतनी बड़ी लड़की की? छोड़ो। L इक्वल्स टू NH/2π, ठीक है। L है एंगुलर मोमेंटम, और M तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ शेल। H क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। 2π तो 2π। तो ये वाला देख लो ध्यान से, कल मिस हो गया था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। अगर तुम्हें एंगुलर मोमेंटम पता है, जैसे मान लो तुमने बोला ये एक ऑर्बिट है, इसका एंगुलर मोमेंटम L है। अब ये असली में ऑर्बिट है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, L की जगह दे रखा होगा एंगुलर मोमेंटम, तो L की जगह लिख दोगे। H तुम्हें पता होता है प्लैंक कांस्टेंट है, और 2π भी तुम्हें पता होता है, तो बस तुम्हें L दे रखा होगा, बाकी सब भी दे रखा होगा, बस ये गिवन नहीं होगा n। तो अगर तुम सॉल्व करोगे L डाल के, और n की वैल्यू अगर इंटीजर आ रही है ऐसे 1 2 3,
ठीक है, तो ही माना जाएगा कि वो ऑर्बिट है। तो जैसे मान लो मैंने इसे सॉल्व करा, एल मान लो 5 था तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया और ऐसे ऐसे करके सॉल्व करा तो आंसर आता है n इक्वल्स टू 2.3। तो मतलब वो n सही नहीं है, ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं है। पर वहीं पर अगर n आता 2 तो हाँ भाई ऐसा ऑर्बिट है। तो सिंपल भाषा में यही है कि l की वैल्यू डालते n ये आना चाहिए, ये नहीं आ रहा तो फिर बेकार, वो ऑर्बिट नहीं है। कल घर जाके क्या करा तुमने? कल तुम शाम को भी नहीं आए थे ना, मैंने कही थी शाम को आ जाना। क्या करा घर जाके? वो सब नहीं, पढ़ाई में बताओ। मैथ्स कर लो, पर 6-8 घंटे है तुम्हारे पास यहाँ से जाने के बाद, तो पूरा मैथ्स थोड़ा ना करोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री भी देख लो ना। जो तुम्हारा वीक, अगर तुम्हें वीक पे ध्यान देना तो उसका टाइम पीरियड बढ़ा दो, पर रेगुलर तीनों ही करो। अब फ़ायदा क्या है, ये जो मैंने कल 3 घंटे पढ़ा है वो मिस हो गया और दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स करने के चक्कर में तुम उतने नंबर का फिजिक्स खो रहे हो, तो फ़ायदा क्या हो रहा है? तीनों को बराबर लेके चलो, जो तुम्हें वीक लग रहा है उसका टाइम बढ़ा दो। बस इसमें इतने ही फॉर्मूले हैं, एक एक्सेलरेशन और उनका भी हो, बाद में आ जाएगा क्वेश्चन के टाइम पे। मास एनर्जी का कल रिलेशन बताया था कि अगर मास डिस्ट्रॉय हो गया तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तुम बताना अनुज, तुमने रिवीजन करा है? ये फॉर्मूला याद आ रहा है, कल पढ़ाया था, इक्वल्स टू mc²। ठीक है, चलो कोई नहीं, रिवीजन नहीं करा तो अब इधर ही देख लो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। और इसमें इतने कुछ खास फॉर्मूले है नहीं। एनर्जी का फॉर्मूला तो पता होगा, h न्यू। फिर इसी को तुम क्या लिख सकते हो, hc/λ। दोनों एनर्जी के फॉर्मूले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसका फॉर्मूला देख लो, क्या था बताना। ऐसे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं। आदर्श की बुक होगी या नहीं? तो तुम्हारे तो फिजिक्स भी वीक हो रही है, फिजिक्स कैसे कवर करोगे फिर? तो क्वेश्चन आंसर निकाल लो ड्यूअल नेचर के। बोल भी देते तो मैं क्या उखाड़ लेता।
टू 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 टू। नहीं इसे खाते हो तो मैं क्या करूँ? ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन रीड कर लो एक्सरसाइज का 11.1। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन्स। किलोवाट दे रखा है, बताओ भाई। ये ड्यूअल नेचर के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इंटेक्स नहीं एक्सरसाइज का। तो तुम्हें दे रखा है 30 किलोवाट। क्वेश्चन लिख लेते हैं। डस्टर कहाँ है? इलेवन पॉइंट वन में सबसे पहले गिवन देख लो। तो सारे के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक होती है, गिवन देख लो क्या क्या है। तो 30 किलो वोल्ट दे रखा है। इसे इतना कर सकते हैं, किलो में 3 जीरो आ जाते हैं, 1 जीरो इस पर खुद था ही, तो 4 जीरो हो गए, तो 10 की पावर 4। ठीक है। अब H यूज होगा इसमें, तो H तुम्हें पता होना चाहिए कितना है। फिर इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी निकालो, तो अब जरा निकालना, किसी को अगर आता हो सॉल्व करना। नमस्ते। H की यूनिट भी देख लो, अब तुम आने वाला है फाइनल तो अच्छे से लिखना, जूल सेकंड। तो देख लो, एनर्जी होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज इक्वल्स टू H न्यू। ये भी होता है। एनर्जी के दो फॉर्मूले याद रख लो, बहुत सारे हैं पर इसमें तो ये दोनों ही लग रहे हैं क्योंकि गिवन यही है। दोबारा से देख लो, गिवन तुमने लिख लिया, फॉर्मूला कैसे यूज होगा गिवन से पता चल जाता है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वोल्टेज दे रखा है तो वोल्टेज के बराबर करना ही पड़ेगा एनर्जी को। तो E की वैल्यू क्या होती है, और वोल्ट की यूनिट 3 × 10⁴ दे रहेगा मैग्नीट्यूड। H वहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। लो आगे, पहला क्वेश्चन शायद यही था। हाँ, फ्रीक्वेंसी निकालनी तो निकल गई हमारी। तो इसका आंसर आ रहा है तुम्हारा 7.24 × 10⁻18 हर्ट्ज सॉल्व करने के बाद। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसमें किसी को डाउट है? बहुत सिंपल था, ये वाला स्टेप देख के लिखा है, ये वाला तुम्हें याद होना चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीसरा वाले स्टेप में भी हमने सारी चीज़ें देख के लिखी है, तो 2 स्टेप तो देख के लिखना, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये याद कर लो। फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी बताना, वही फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? अब सब ऐसे आ जाते हो भाई, थोड़ा ध्यान तो लगाओ। एक तो पोडियम के पीछे बैठी है। वेवलेंथ निकालनी है अब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लियर है चैप्टर? तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
देखो तुम्हारे पे ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि तुमने तैयारी ज़्यादा कर रखी है, तो तुम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं, याद रखना। बाकियों को तो एक बार बोर्ड में ज़्यादा ध्यान देना है मेरा, बाकियों में भी ध्यान दूंगा पर उनके लिए बोर्ड वाइज ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सी होगी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा निकालना ही है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है, ऊपर से देख के लिख दो, मल्टीप्लाई में इधर आके, ये जो सी है स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, आगे तुम्हारा वेवलेंथ। नेक्स्ट रीड करो 11.2, फिर मैं बता दूंगा कैसे होगा। इसमें किसी को डाउट है? दो फॉर्मूले यूज हुए, एक ये और एक पिछले सॉल्व करते वक्त, दोनों याद होने चाहिए। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ये लैम्डा मतलब क्या होता है नासिर, और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सेकंड बुक के चैप्टर इजी है, आ जाएंगे। ये लिख ही लिया होगा तुमने। 11.2 में गिवन बताओ, अनुज बताएगा, बस गिवन ही बता दो, देख के फॉर्मूला मैं बता दूंगा। अनुज 11.2 में गिवन क्या क्या है? देखो सारे टीचर डंडे का इस्तेमाल करते हैं पर मुझे पसंद नहीं है। तुम बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, और वो गिवन है वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ m² से निकाल लेंगे, और m की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन का मास डाल देंगे 9.1 × 10⁻⁻²। तो तुम्हें निकालनी काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फोटो इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि केवल अभी तुमने 3 चैप्टरों में केवल वही काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है। ये देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू HV माइनस वर्क फंक्शन। अब ये कहाँ से आया ये देख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमने ये पढ़ा था ना कि HV इक्वल्स टू HV0 प्लस हाफ mv²। ये जो हाफ mv² है इधर चले गया, ठीक है, HV0 इधर चले गया, माइनस का हो जाएगा। ये एक्चुअल में फॉर्मूला था, कुछ नहीं हुआ है, बस इधर वाली टर्म इधर आ गई है। इस वाले को कहते हैं वर्क फंक्शन, जो ये है, और इस वाले को एच न्यू तो तुम्हें दे रखा है, तो वर्क फंक्शन की जगह लिख दो 2.14। ये ई लग रखा है उसके आगे, तो ई कैसे हटेगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इंटू करके, और एच न्यू तो तुम निकाल ही लोगे। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 × 10⁻−34, ये फिक्स रहती है तो याद रख लेना। और न्यू कितना दे रखा था? इन दोनों को माइनस कर दो, आगे बढ़ते हैं। आ गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट? अनुज तुम्हें डाउट है? जो उसने बोला देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम में आंसर है। काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, उतनी एनर्जी उसे स्टॉप करने में लगेगी, तो भाई सिंपल।
तो तुम्हारा के कुछ यहाँ से आ जाएगा, मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है। तुम्हारा के आ रहा है 0.345। देख लो एक बार। अब इधर देखो, इसके हाथ ही होता है नहीं। टिक जा भाई। क्वेश्चन आंसर कर लिया ट्राई इन तीनों चैप्टर के? नहीं। नोट्स पढ़े? हाँ। चलो फिर तो फॉर्मूले याद होंगे। तो फॉर्मूले भी नहीं हाँ, याद? याद है, याद है, आप पूछो। ये वाला फॉर्मूला किस चीज़ का? ये काइनेटिक एनर्जी का। कहाँ से आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। तो देख ही रहा हो, काइनेटिक एनर्जी का खेल लगाओ उसमें। अच्छा, अब ये क्या है इसमें फिर? क्या देखो ऊपर गिवन है, क्या है? बता दो गिवन है। हमें तो पुट करने से मतलब है ना। अच्छा कुछ अलग चीज़ नहीं गिवन है। चलो समझ लो, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, वर्क फंक्शन दे रखा था। तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला होता है, बोलो। हाँ यही है, यही है, अरे HP प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। बस हो गई खुशी। अब ये बस इधर आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में कि एच वी माइनस एच वी नॉट। एच वी की जगह एच वी की वैल्यू डाली, एच वी नॉट को ही वर्क फंक्शन कहते हैं, वो दे रखा था। और हाफ एम वी स्क्वायर निकालना था। अब आ गया समझ में? नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला इसके, बुक निकाल लो, रीड कर लो क्वेश्चन। आप कब से आ रखे हो भैया? हाफ आवर हो गया। कितने क्वेश्चन है इसमें? कुछ कट भी होते हैं? बहुत कट है, टोटल 11 है बस। 11 क्वेश्चन है ना? हाँ, इस वाले में 19 क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ उसमें इतना नहीं है, छोटा सा है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए? मतलब वो मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने से रोकना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जैसे ब्रेक, रिटार्डेशन, ये सब जो तुमने पढ़ा है, तो इसमें आ जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि ऐसा पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे थे रुक जाए। तो जितना वो मूव हो रहे थे उतना ही रोकना पड़ेगा, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा। तो इन्होंने बोला ज़रा निकाल लो कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हारी आई है, अभी कितनी आई थी? 0.345। के तुम्हारा 0.345 है। ई तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इधर डिवाइड में चले जाएगा, आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वी फ्रीक्वेंसी नहीं है, पोटेंशियल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अगर तुम एनर्जी के बराबर करोगे तो कैसे करते हो? ये है फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज को अगर एनर्जी के बराबर करना होता है तो उसके बगल में क्या लगता है? ई। ई होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन।
स्पीड पूछिए लास्ट स्टेप में, तो लो ट्राई करो तुम। वेलोसिटी का अनकंडीशनल हाँ वेलोसिटी ही करनी है, सही बोला, जिंदगी में पहली बार सही बोला। इससे पहली बार ही बोला था एक बार। नहीं वो तो झूठ था। ये करो वेलोसिटी फाइंड इलेक्ट्रॉन की, हो तो जाएगा। m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो। कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है तो भी आ जाएगा। हाँ ठीक है। क्या है क्यूट लगता तुम आंसर देते हो। ये 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, ये 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। फिर तुम्हें ये मास याद होना चाहिए, जैसे ऐसे याद है कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। इक्वल्स टू v²। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो भी डाल देना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू आ जाएगा v, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं 11.3। देखना ट्राई करना, तुम नोट्स पढ़ रखे ना, तुम ही कर पाओगे, ये पढ़ के नहीं आए बाकी कोई और। कि इक्वल टू hp वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्ट इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो और इलेक्ट्रिक। k max का फॉर्मूला वही तो है, hp माइनस ये वाला क्या था, ये phi वाला, जिसमें phi तो गिवन है नहीं। 1.5 वोल्ट दे रहा था। नहीं, इसमें टर्म देखो क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये बताओ अगर वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। तो याद रखना वोल्टेज केवल इलेक्ट्रॉन मूव करने वाली ही होती है, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ, अगर एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन बस यहीं तक है, मूव ही नहीं करा उसने, तो करंट ही नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो वोल्टेज नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, मतलब जब काइनेटिक एनर्जी ले लेता है, तभी वोल्टेज क्रिएट होती है। तो तुम्हें वी दे रखा है, के निकालना है शायद। वेरी गुड। वी कितना दे रखा था? 1.5। हाँ 1.5। लो आगे काइनेटिक एनर्जी। और कुछ पार्ट है इसमें? नहीं, फोर्थ ही है, फोर्थ ट्राई कर लो। इसमें लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p वाला फॉर्म लगेगा। देख लेते, पहले गिवन बता दो क्या क्या। नासिर तुम बताना गिवन। रुक जाओ, तुम तो बता ही दोगे। 4 में, तुम क्वेश्चन 4 चल रहा है। वेवलेंथ दे के वे 632.8 कितना? 632.8 638। 632.8 कुछ आगे है नैनोमीटर। × 10⁻⁹ कर दो ना। हाँ, नैनो मतलब 10⁻⁹। और बताओ क्या गिवन है, पावर दे रही है बताओ कितनी? 9.42 9.42 मेगावाट। मेगावाट। 10⁻⁶। किलो में होता है, किलोवाट में। नेक्स्ट, नहीं किलोवाट में होता है 3। और कुछ नहीं गिवन? बस मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नीचे है। बाय हीलियम नियॉन लेजर इस पावर एमिटेड इतना। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ईच फोटोन इन लाइट बीम। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो तुम निकाल देते एनर्जी। लैम्डा इक्वल टू hp वाला फॉर्मूला होता है ना। ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, ये तो पढ़ते आ रहे हो। और एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है तुमने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है बराबर होता है यस। कोई डाउट? एनर्जी बराबर होता है प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी के, पर फ्रीक्वेंसी को हम स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले की वजह से। यह स्पीड ऑफ लाइट है, ये मल्टीप्लाई में वेवलेंथ, उधर डिवाइड में हो गया, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गया? इन दोनों के। तो यहाँ लिख दे, आ गया आंसर। एच तुम्हें पता ही है कितना होता है, बोलो नासिर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? और वेवलेंथ तुम्हें दे रखा है, ये रहा। इसे 10⁻⁹ लगा देना, मतलब ऐसे लिख देना।
ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट अ टारगेट। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने इसमें। ये देखो मोमेंटम भी निकालना है। अच्छा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला याद है? मैंने एक प्रूफ है नहीं P equal to root 2 mk वो वाला ना। नहीं, एम के तो है पर हाँ वो वाला फॉर्मूला भी याद रख लो। P equal to root 2 mk। और एक मैंने ये डिराइव करके बताया था। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कल याद नहीं तुम्हें कि ऐसे मैंने बोला था कि एनर्जी होता है एच न्यू के बराबर, न्यू को तुम सी बाई लैम्डा लिख सकते हो और सी इधर डिवाइड में चले जाते तो मोमेंटम हो जाता है पी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। याद है शशांक? ठीक है, तो ये वाला यूज़ कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। काइनेटिक एनर्जी और मास दे रखा था तो ये वाला दोनों मोमेंटम के फॉर्मूले। एम वी भी होता है। तो ठीक है, मोमेंटम निकालने के लिए बोला है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती। दिक्कत ये है कि फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, कर लो याद। टाइम अब थोड़ा कम ही बचा है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इसका? ये काफ़ी इजी है सेकंड पार्ट। इसमें यूनिटरी मेथड लग रहा है। पावर ना ऐसे एनर्जी का टोटल सम मानी जाती है कि जितनी भी एनर्जी तुमने लगा दी वो तुम्हारी पावर थी। तो पावर इज इक्वल टू एन ही लग। वैसे पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। मैंने तुम्हें बताया साइंस में वर्क डन उतना ही होता है जितनी तुम्हारी एनर्जी थी। ये कॉमन सेंस की एनर्जी जितनी होगी उतना ही वर्क डन कर सकते हो। टाइम पर सेकेंड ही होता है अगर तुम्हें पावर दे रखा हो। क्यों? खुद देखो, अगर पावर तुमने वर्क डन अपॉन टाइम करके सॉल्व करा है तो आखिरी में डिनोमिनेटर क्या रखते हैं हम जब हो जाता है पूरा फ्रैक्शन वाली चीज़ें सॉल्व 1। तो ऑब्वियस सी बात है पर सेकंड की बात हो रही है अगर पावर दे दी है तो इसका मतलब है P की जगह P लिख दो। वैसे पता है इस टाइम पे सब शांत रहते थे वहाँ, जब से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है सबके अंदर की ताड़का जाग रही है। पर कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है, खुश होना चाहता हूँ उन दो। तो P की जगह P डाल दो, E की जगह E डाल दो, N निकल जाएगा। देख लेते क्या क्या दे रहेगा P और E। P तुम्हें तो 9.42 इंटू 10 की पावर 6 दे ही रखा है। एक मिनट रुको, इन्होंने 3 ले रखा है। आप तो सही होती है मैम, थोड़ा लेट समझ में आते हैं। 1 यूनिट ऑफ पावर इक्वल, एक मिनट रुक जाओ। नहीं 10 की पावर 6 ही होता है। बस आराम से, ठीक है। मेगा 10 की पावर 6 होता है। अब इन्होंने 3 गलत लिया है, ठीक है। लो नहीं, तुम्हारा मुंह बन जाता है तभी तो मुंह बन गया। तो मेगावाट 10 की पावर 6 है, ठीक है। तो ये सही है। तो पावर तुम्हारी क्या दे रही है 9.42 इंटू 10 की पावर 6। और ये मेगा नहीं यार, ये मिली है। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पे है छोटी सी आपने बड़ा बनाया था। तो मैं बोलता मेगा मैंने मेगा के हिसाब से। मैं क्या देख रहा है ये बता। अरे मैंने गिवन पूछा ना। हाँ तो आप भी बोले थे। चलो ठीक है, मिली में 10 की पावर -3 और मेगा कैपिटल M होता तो मेगा होता है 10 की पावर 6, ठीक है। कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। नहीं तुम ठीक हो, मैंने बोला तो।
इतनी खुशी मिली होगी ना सर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी कितनी है? एनर्जी हमने अभी जस्ट निकाली थी, वो आई थी तुम्हारी 3.14 इंटू 10⁻19। जो सबसे पहला पार्ट था उसमें एनर्जी निकाली थी ना, तो इतनी आ रही थी। चलो हो गया, कोई डाउट? मिली और मेगा में बस ये था कि स्मॉल m था तो मिली था, गिवन बताते वक्त मेगा बोल दिया था किसी ने, तो ऐसे। और 10⁻6 होता है, ठीक है, तो याद रख लेना। और ये मिली है तो 10⁻−3। 3 दिन तक खुश रहेगा, कहते हैं कलेजे में ठंडक। चलो कोई नहीं, ऐसे करेक्शन होती तो बता दे करो, क्योंकि जेई के क्वेश्चन। अरे मेगा ठीक है, मेरी गलती है, तब भी बता दे करो अगर मैं ढीठ पर ना दिखा दूं। जैसे वो 11.5 तुम ट्राई करो, गिवन बताओ। कट है ना, रीड कर देता हूँ। एनर्जी फ्लक्स वाला है, नहीं वो कट नहीं है। द एनर्जी, रुको, एनर्जी फ्लक्स वाला कट है। हाँ ठीक है भाई। वही तो अब नीचे करानी है। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट के बाद है तुम्हारा इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, नहीं बुक 11.5 5। तो बताओ जरा क्या क्या दे रखा है। प्लैंक कांस्टेंट सबके सेम ही होता है ना। हाँ बस वही फाइंड करना वो कह रहे हैं। तो वही आंसर आ जाएगा। तो टिक द करेक्ट में आएगा तो वही है, पर अगर सॉल्व में आ गया 2-3 तो फिर तो करने पड़ेगा, क्या करें। लो समझ गए। बताओ गिवन क्या है? 11.5 में हाँ क्वेश्चन में इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 11.5 है शायद ये। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है यार, वो मतलब स्ट्रेट लाइन वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का स्लो का मतलब स्लोप है। तो वोल्टेज, वाओ, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का स्लोप दे रखा है कितना? 4.12 -1 या 15? 15 है 15। ठीक। अब क्या पूछा है देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। देखो इन्होंने ये फॉर्मूला यूज करा है। कि h तुम्हारा होगा ये, तो बताओ जरा ये कैसे आया। वेरी गुड। E बराबर होता है h न्यू के और ही बराबर होता है EV के, तो ये न्यू इधर चलेगा। हाँ क्या इनको इक्वेट कर दिया ना। ठीक है, इक्वेट कर दिया तो आ गया समझ में कि h इक्वल्स टू, ये कैसे आया अभी देख लो, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू, दोनों E के फॉर्मूले, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में चलेगा। लग गई मेहंदी। तो वैल्यू डाल के देखोगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो वही आएगा 6.6 इंटू 10⁻−31। वैल्यू डाल देना, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ई की जगह ई की वैल्यू, ई क्या है शशांक? ई क्या है इसमें? तुम आगे बैठना आपसे। ई क्या है? ठीक है, कितना होता है 1.6 ये?
ये पूरा ओवरऑल दे रखा था किसके बराबर, ये रहा। तो ये पुट हो गई होगी वैल्यू, आ गया। तुम्हें दिक्कत है, ये आ गया। हेटर्स। ला दिखाना नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुज तुम ट्राई करना। इलेवन 11.6 अनुज, बाकी सब भी ट्राई कर लो। एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी फाइंड कर दो। पावर दे रखी है 100 वाट। नहीं नहीं 100 वाट वाला नहीं है क्वेश्चन, है शायद वही है। कौन सा वाला है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करके रीड करो। फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3। ये मैं बताता हूँ कौन सा है। 8 है शायद ये, हैं? अब नहीं बोलेगी, पता नहीं। अरे वो बताएगा मुझे, उससे देखने दो बता रहा है या नहीं। तो अगर पुरानी बुक है या फ़ोन में देख रहे हो तो 11.8 है वो क्वेश्चन। तुम तो सॉल्यूशन के साथ ही देख रहे होंगे, बता दो क्या क्या गिवन है, बोलो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है? ठीक है, और कितना? बस वो और कितना पुण्य का काम है। तो कह रही हूँ ब्लॉक कर दूँगी, मैंने कहा कर दे, फिर कुत्ता लिख के छोड़ दिया उसमें। ये वाला फॉर्मूला बताओ कहाँ से है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये K equal to HP minus O या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नॉर्मली समझ लो, हैं? K equal to HP minus O वाला ये। हाँ, बस अब K की जगह E भी डाल दिया। क्योंकि वो भी एनर्जी है। हाँ, और फिर उनको बस कॉमन ले लिया और खत्म। अब वैल्यू डाल दो, सारी तो चीज़ गिवन है। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा कहाँ से है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HV माइनस HV नॉट। काइनेटिक एनर्जी को हमने मान लिया, EV नॉट, क्या दिक्कत है? ये वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी मत मानना इस वाले V को। काइनेटिक एनर्जी वोल्टेज देता है, मैंने तुम्हें बोल दिया। काइनेटिक एनर्जी मतलब करंट, करंट क्या देता है? वोल्टेज। खत्म कहानी। तो V नॉट निकालना है, E इधर डिवाइड में चले जाएगा, सब गिवन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, प्लैंक कांस्टेंट तुम्हें पता है, V तुम्हें पता है, V नॉट भी पता है। इतने इजी क्वेश्चन है। अब 2-3 क्वेश्चन है, तुम ट्राई कर लेना, सब में सेम फॉर्मूला लग रहे हैं। हाँ, किसी में भी अलग फॉर्मूला नहीं है। तो अब एटम के कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। एटम में 9 है कोशिश। पहले तो फिलिप्स है, हाँ, पहले हाँ। कहीं टोटली 9 बजे। 1-2 साल बाद मिस कर रहे होंगे तुम फिलिप्स को। तुम्हारे में भी, पुरानी बुक में भी 9 है? नहीं, इसमें 10 है। कौन सा कट है? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिलिप्स करते हैं, फिलिप्स कहीं टाइम हो गया करते हुए, हैं? हाँ, इसके 2 ही तो बच रहे हैं। 8 तक करवा, 3 बच रहे हैं। 8 तक करवा देना मैंने, वो तीनों में सेम फॉर्मूला एनर्जी वाला लग रहा है, वो कर लेना। एटम चैप्टर डाल दो हेडिंग, और उसका पहला क्वेश्चन है साइज ऑफ। 5 नहीं बच रहे, 8 तक हो गए हैं, 3 बच रहे हैं, 11 है ना टोटल। अरे तो देखो 1 2 3 4 5 इस नई बुक में 11 है और 8 हो चुके हैं। तो पहला फिलिप्स देख लो। साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल इज डैश द साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। तो बताओ
साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल इज डैश द साइज। एटॉमिक साइज में थोड़ा डिफरेंस आया था। साइज में तो ग्रेटर था। नहीं सेम था ना। देखो एटम का साइज तो बात ही नहीं करी दोनों ने। उन्होंने जे थॉमसन ने बोला था कि ऐसे है इलेक्ट्रॉन, उसने बस बोला था कि नहीं बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। साइज की बात नहीं होती, साइज सेम थे। साइज तो उस टाइम पे इतना आया भी नहीं था। बोर के टाइम पे आया साइज, जब उसने रेडियस का फॉर्मूला निकाला है। तो सेम ऑर्डर लिख देना। अगला ट्राई करना अनुज। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। पहला वाला थॉमसन है, दूसरा वाला रदरफोर्ड। हाँ ठीक है, इन्होंने भी बोला। थॉमसन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा, बैलेंस होगा, और रदरफोर्ड ने बोला था नहीं होगा। नहीं होगा इसलिए तो वो रोटेट कर रहे हैं। थॉमसन को तो पता ही नहीं था कि रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। उसने बोल दिया था इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव है पूरा स्फेयर और इसमें कोई नेगेटिव है और ये मूव नहीं हो रहे, तो मतलब बैलेंस है। और गोल्ड वो जो रदरफोर्ड था उसने तो बताया ना इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और घूमने की वजह यही है कि फोर्स बैलेंस्ड नहीं है। उसके बाद रिमझिम बताइए अगर उसका मन हुआ तो। क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम टू कोलैप्स। हाँ रदरफोर्ड का ही तो था कि कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उसने बोलता पॉजिटिव के आसपास नेगेटिव घूम रहा है, तो वो बोल रहे थे कि ये दोनों अट्रैक्ट होके पास भी नहीं आ जा रहे, तो आपस में टकरा के नहीं जा रहे। यही तो था। ठीक है, किसी को नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लो, क्योंकि कभी कभी मैं जो समझाता हूँ मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद तुम ट्राई करना लक्षिता अगला वाला। An atom has a nearly continuous mass distribution in a dash but has a highly non-uniform mass distribution. Oh हाँ ये अच्छा है। थॉमसन में मास डिस्ट्रीब्यूशन ठीक था और नॉन यूनिफॉर्म रदरफोर्ड में था। क्यों? इधर देखो, थॉमसन ने क्या बोला था, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, और रदरफोर्ड ने बोला था एक ही जगह पे सारा चार्ज है, सारा वेट है, क्योंकि प्रोटॉन जिधर होगा उधर ही वेट होगा और पूरा का पूरा खाली है। तो देख नहीं रहे यहाँ, मान लो इसकी वॉल्यूम अगर 100 मीटर क्यूब है तो चार्ज भी पूरा वेट भी पूरा 100 मीटर क्यूब में फैला हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक, लेफ्ट से लेके राइट तक। पर इसमें बोला है कि अगर केवल और केवल सारा का सारा वजन एक तरफ ही रख दिया, बाकी सब खाली है, तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना। फिर शुभ बता दो लास्ट ई। Charged part of the atom possesses most of the mass in Rutherford model. रदरफोर्ड में तो था मोस्ट ऑफ द, पर ये बोलो सबसे ज्यादा मास का कंसंट्रेटेड था, तो रदरफोर्ड में ये तो बोला था हाँ। कि एकदम बीचों बीच था, और वो दूसरा ने बोला कि सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। क्वेश्चन ये कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पोजेस मोस्ट ऑफ द मास। बोथ द मॉडल्स फॉर द आंसर। ठीक है, तो ये बोला गया था कि पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो वो दोनों ने बोला था हाँ पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हल्का होता है, तो दोनों को पता था, क्योंकि जब कैथोड और एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था तभी पता चल गया था कि प्रोटॉन भारी है। तो ये तो दोनों को पता था कि प्रोटॉन ज़्यादा हैवी है। उसके बाद क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट वाला, तुम ट्राई कर लो लक्की। जैसी इसमें कुछ है नहीं था एक्सपेरिमेंट है उसका। देख लेते हैं एक बार, रीड करके मैंने भी नहीं करा। सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन द प्लेस ऑफ गोल्ड फॉइल।
देखो दिक्कत पता क्या है, गोल्ड ना काफ़ी भारी है एज कंपैरिजन टू हीलियम। हीलियम फेंक के मारा था गोल्ड पे, ये अल्फा रहती है हीलियम की। अब तुमने हाइड्रोजन रख दिया तो हीलियम हैवी है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो अगर तुम ऐसे फेंक के मारोगे तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से, तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, ढंग से नहीं होगा। मतलब हीलियम से थोड़ा हैवी लेना और थोड़ा क्या ज़्यादा ही लेना, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड में जा रही थी अल्फा रे। तो आ गया होगा तुम्हें समझ में कि इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है। अगर तुम ज़्यादा वजन वाली चीज़ कम वजन में मारोगे तो ये अपनी जगह से खिसक जाएगी, तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पाएगा। बाकी देख लेना इन्होंने क्या एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद 12.3 है डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुम ट्राई करना सुझा। अच्छा बुक लो, तुम ही रख लो बुक। है देख लेते हैं कौन सा निकल रहा है। एनर्जी लेवल वही तो है, नंबर ऑफ शेल को एनर्जी लेवल कहते हैं। हाँ रिडबर्ग वाला करवाया तो है। क्वेश्चन रीड करना क्या है? The difference of 2.3 electron volts separates two energy level. ठीक ठीक ठीक, अब बताओ गिवन क्या क्या है। एनर्जी दे रखी है बस। एनर्जी गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? हाँ एनर्जी से फ्रीक्वेंसी तो निकाल दोगे। पहले से एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये ई की जगह क्या लिख दोगे? अब होगी एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। तो एनर्जी तुम्हें कितनी दे रही है? 2.3 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एच वहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। चलो अगला करते हैं। ये आ गया समझ में तुम्हें? काइनेटिक का फॉर्म तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन कौन सा यही है, द एनर्जी ग्राउंड स्टेट है। व्हाट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अच्छा क्वेश्चन है। यार इसमें एक डेरिवेशन थी, दिखाओ बुक। ये देखो जरा है, देखो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है और निकल भी जाएगा। जितना तुम्हें ईवी दे रखा होता है उतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, मैंने तुम्हें बता दिया ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ईवी, कितना दे रखा है? -13.6, ठीक है। तो 13.6 ले लो सर, एनर्जी में माइनस माइनस नहीं होता, ठीक है। और आप बोला पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है काइनेटिक एनर्जी के। ये देखो इसमें पेज नंबर पुरानी बुक में 420, और नई बुक में तो दूसरा पेज होगा। इसके पास देखना एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर वाले टॉपिक में, ये देखना। इसको अगर 2 से इनटू कर दोगे तो वो 2 और कटके से 4 कर देगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है। वही हो गया ना, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, मतलब k मतलब वो अपना कांस्टेंट हो गया 1/4 बताओ क्या कह रहे हो? k e स्क्वायर बाय r, के ई स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्या? स्क्वायर नहीं, e पे स्क्वायर, e मतलब वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल
देयर का तो माइनस ये आ जाएगा ये मतलब 1 by 4 pi और ये को हम 1/4 पे सारे नॉट लिख देंगे तो हो जाएगा 2 सही है। ये तो है, देखो marks practice अच्छा ये हाँ। क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, वो छोड़ो, ठीक है। वो ठीक तो था p equal to 2k। हाँ वो ये एक्सप्लेनेशन ठीक है, पर अभी एक्सप्लेन करो, डायरेक्ट लिख दो ना पोटेंशियल एनर्जी 2 के बराबर है। अगर थ्योरी आती तो अच्छा है, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो। आगे समझ में, डबल क्यों बुक में दे रखा उन्होंने, तो तुम्हें भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, रीड कर लो, लक्की तुम ट्राई कर लो। एक हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड लेवल पे है, फिर सही कहा, तो तुम्हारी मर्जी है। तो एक बार ये आ जाएगा तो फिर वेवलेंथ तो आ ही जाएगी। एक एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करा उन्होंने, 13.6 अपॉन n1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम किसी सेल की एनर्जी निकालना चाहते हो तो ये एक एनर्जी का फॉर्मूला है। रुको, ये तो छठा क्वेश्चन कर देना, 13.6 कहाँ से आ गया? अरे वो पूरा 12.6 तो इसमें भी 12.6 आ गया। तो फिर इसमें कौन सा 12.5 होगा 13.6 जो है वो फॉर्मूला, वो वैल्यू नहीं है, वो फॉर्मूले की वैल्यू है। अच्छा ठीक है। वैल्यू तो ये है n1। अब इन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब n equal to 1। 1 लिख देना, एनर्जी निकल जाएगी 1 की। फिर इन्होंने बोला, फिर उसके बाद वो 4 पे गया तो एनर्जी निकल जाएगी 4 की। यहाँ पे 4 लिख देना एक बार, दोनों की एनर्जी निकल गई E1 E2। फिर दोनों में शायद डिफरेंस पूछा है। जो आपने बताया हाँ रिडबर्ग वाले से कर लो। एनर्जी के टाइम पे इसकी वैल्यू डलती है ये कर लो। माइनस में पर इन्होंने ऐसे सॉल्व करेगा, इसलिए मैंने समझा दिया कि ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लो। और ये जो कांस्टेंट है ना, इसको अगर इलेक्ट्रॉन के उससे डिवाइड करोगे चार्ज से तो वो शायद नहीं आ जाएगा। करके देखता हूँ एक बार, वहीं से आया होगा ये फॉर्मूला। तो ये दोनों एनर्जी के फॉर्मूले, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ अच्छा पहले किस पे था वो, 1 पे तो यहाँ 1 लिख देना, दूसरे शेल पे वो कहाँ से गया, चौथे पे, तो 4 लिख देना। अब आएगा, ये कहाँ से आई, इसमें पानी है हाँ पानी रहता है इसमें। आपके छोड़ना दोनों ना ये टीममेट्स, पबजी की टीममेट्स, डुओ। मैंने शुभ अपनी टीम में ले लेना, हार जाओगे तुम। ना ही नहीं रहा। यार बेइज्जती कर दी इसमें। भाई क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा। क्यों जाती है इसको किससे डिवाइड करा है इन्होंने? दिया हाँ देखो, हाँ क्या? इधर देखो, इधर देखो। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, इसकी एनर्जी आती है जूल में। अभी तुम्हारा मान लो आंसर कुछ आएगा x, तो उसकी वैल्यू आएगी जूल में। उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 1.6 × 10⁻⁹ तो अभी मैंने इसको और इसको डिवाइड करके देखा तो यही आ रहा था 1.36। फॉर्मूला कौन सा लगाएं फिर? कोई सा भी, कोई सा भी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। उन्होंने बोला पहली सेल से चौथी में गया, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 4, आंसर आ जाएगा एनर्जी डिफरेंस का। ओ भाई क्या हाई लेवल आईक्यू है मेरा। तुम्हें देख के अगला ट्राई करना।
जिसे खांसी ज़्यादा आ रही थी। हमने एनर्जी निकाल के छोड़ दी। क्या है और क्या निकालना है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी अगर एनर्जी निकल गई तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल दोगे। एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, है। ये निकल जाएगा और वेवलेंथ के टाइम पे ये कर देना, ठीक है। ई की जगह ई की वैल्यू, एच की जगह एच की वैल्यू, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, स्पीड ऑफ लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अगला करो अब। अरे स्पीड का फॉर्मूला आएगा, मैंने कल बोला था ना, बोहर ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे हाइड्रोजन एटम में, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसी में उसने वेलोसिटी निकालना सीखा था। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। बताया था आपने कल। देखो उसमें पीछे करो और दिखाओ। नहीं ला रखे तुम? नहीं मेरे को मिली नहीं थी, पता नहीं कहाँ से। हैं? और जिससे ली थी उसमें दिया की तो नहीं ले ली तुमने? ये देखो, ये वाले फॉर्मूले सारे। एक नंबर 425। सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, अलग अलग चीज़ों को। वेलोसिटी के दे रखा होगा नीचे कहीं, नीचे ही सबसे ऊपर है। तो ऊपर दे रखा होगा, देख लो। हाँ, ऊपर के दो देख लेना। हाँ वही टू टू, तो दिख रहा है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वही यूज़ करके निकाल लेना वैल्यू। तो देख लो गिवन क्या क्या है, बताओ। खांसी वाली है, जब मैं बोलता हूँ तब नहीं बोलती। अब जैसे एड्रेस और भी हाँ ऑर्बिटल पीरियड पूछा उन्होंने, वेलोसिटी। बता दो फिगर ऑर्बिट की। तो गिवन देखो, ऑर्बिटल स्पीड पूछा है। हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। हाँ, ऑर्बिटल वाला सेकंड का पार्ट है। और एन तुम्हें दे रखा है, उसने बोला है देखो इधर सब, इधर देख लो, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तीनों में तुम्हें स्पीड बतानी इलेक्ट्रॉन की। तो एक बार n1, एक बार n2, एक बार n3। फॉर्मूला तुम्हें बुक में दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। ये तो चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये तुम्हें 1 दे रखा है एक बार, दूसरी बार जब निकालोगे तो 2 दे रखा होगा, तीसरी बार निकालोगे 3। 4 पाई तुम्हें पता है, मैथ्स की टर्म है। ई नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है, एच की वैल्यू पता है, और ये 2 पाई। तो ये तो कट जाएगा, काट देना। तो आगे समझ में सब चीज़ें गिवन है, वी निकालना है। कोई डाउट? देख लो वैल्यू क्या क्या है। ई की वैल्यू तो ये होगी 19, n1 की वैल्यू 1 डाल देना, 4 पाई तो 4 पाई। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? एच की वैल्यू बस हो गया क्या? 12 होती है ना शायद। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू -12 होती है। देख लेता हूँ मैं, नहीं तुम बोल रहे हो तो ठीक है रहोगे। ठीक है, 12 होती है तो देख लेना। अब वैसे ये सब गिवन होता है पता है बोर्ड के पेपर में। हाँ, ओके। कांस्टेंट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, गिवन होता है, पर कंपटीशन में नहीं होता गिवन, बोर्ड में तो गिवन रहता है। वो भी मूड पे डिपेंड करता है जिसने पेपर बनाया उसके, कभी किसी साल होता है, किसी साल नहीं होता। तो ये तीनों की निकल जाएगी, कोई दिक्कत है पूछ लो इस मामले में या किसी चीज़ में। वेलोसिटी निकालने के लिए बोला, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा था n1 की जगह 1, सेकंड का पूछा सेकंड, थर्ड,
उसके बाद बी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम पीरियड। तो टाइम निकालने के लिए बोला है, टाइम तो आसान है। अच्छा, वो एक ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सर्कल में कितना कवर करते हो तुम, 2πr और स्पीड ऊपर वाला स्पीड तुमने ऊपर निकाल ही दी है। रेडियस तुम्हें पता होना चाहिए, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। रेडियस का फॉर्मूला याद है, 0.059 करके कुछ था, हाँ देखना उसमें ही, वही बोहर वाले में ही होगा। h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ऑन पाई n स्क्वायर। 0.03 हाँ n स्क्वायर बाय z ऐसे कुछ था। मैं देख के बताता हूँ। 11th में था, इसमें ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है उसी को। नहीं गिवन तो है, पर वो वाला गिवन नहीं है जो छोटा वाला है। रेडियस का फॉर्मूला बहुत बड़ा दे रखा है उसी वाले टॉपिक जो वेलोसिटी वाले के नीचे। मैं नहीं दे रहा, जाओ यहाँ से। अरे वहाँ नीचे रखी होगी। अरे बहुत टाइम लगेगा ढूंढने को, ढूंढ लो। रेडियस होगा 0.5 n स्क्वायर, नैनोमीटर भी 0. सॉरी नैनोमीटर नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो याद रखना r इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। हाँ अपॉन में z भी है। z क्या होता है, एटॉमिक। क्या एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो जरा इस क्वेश्चन में देखो क्या कौन सा एटम दे रखा है, कोई एटम का नाम दे रखा होगा। हाइड्रोजन। हाँ तो Z1 ले लेना, ठीक है। तो कोई डाउट अब, रेडियस निकल गया तुम्हारा इस फॉर्मूले से। पहली शेल का निकालना चाहते हो तो n की जगह क्या डालोगे ना, सिर्फ पहली शेल का अगर रेडियस निकालना चाहते हो तो n की जगह क्या डलेगा, n की जगह 1 डलेगा पहली शेल के लिए 1। दूसरी शेल का निकालना चाहते हो, n मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, कौन सी शेल का निकालना चाहते हो तो n की जगह 2। तीसरी का निकालना चाहते हो n की जगह 3। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है, तो 1 डाल देना z की जगह तीनों में। तो मैं आ गया। उसके बाद के फॉर्मूले क्वेश्चन आसान है। ट्वेल्व 12.8 देखो, शुभ बता दो यार ये कैसे होगा। अच्छा रेडियस एक का दे रखा है, बाकी दो का निकालना है। ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा। हाँ यही लगा देना, करा उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से, पर इन्होंने बोला है n2 और n3 का रेडियस निकालो, तो यही लगा देना। फिर हो जाएंगे सारे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताना, अगर वेव नंबर निकालने के लिए बोले, ऐसे मान लो क्वेश्चन मैं देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, नहीं कुर्सी ले जाए, ले जाएंगे फिर पैसे मांगेगा। वो कुर्सी चाहिए मुझे सही में, पर छोड़ो अभी क्लास चल गई, ले आना। तो वेव नंबर का कोई फॉर्मूला याद है? हाँ एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट से लेके थर्ड पे कूदा कोई इलेक्ट्रॉन,
वेव नंबर बताओ कितना होगा, 1/λ बस इतना ही गिवन होगा। इसमें रिडबर्ग वाला लगा देंगे। हाँ रेडबर्ग वाला लगेगा। 1/λ देखो एनर्जी के टाइम पे, इधर देख लो, एनर्जी के टाइम पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये, 2.18 ब्रैकेट में क्या होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय, कोई दिक्कत हो गया। 1/λ को कहते हैं वेव नंबर। मैंने बोला वेव नंबर निकालो, अगर वो 1 से 3 में कूदा है तो ये तो ठीक है, इसकी जगह 1 का स्क्वायर, इसकी जगह 3 का स्क्वायर, गांजा हो गया। आपने क्लियर है ना? न्यूक्लियर वाले के करना पड़ेगा। हाँ न्यूक्लियर के भी करने पड़ेंगे। नहीं अभी है 2-3 साल। सवाल मार देगी। क्वेश्चन है तो काफी ज्यादा। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर होंगे। पुराने वाले में तो 22 दे रखे हैं। दिखाना नई बुक में कितने हैं न्यूक्लियस चैप्टर, 10 है। 12 बैठे हैं। 10 है इसमें, ठीक है। आज कराऊं या बाद में बताओ? आपकी मर्जी। गिनना बंद कर दे, 10 बोल दिया। आज करवा देता हूँ, कल सेमीकंडक्टर शुरू हो जाएगा। हाँ सेमीकंडक्टर कल शुरू हो गया तो परसों नरसों में उसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, 10 तारीख तक कंप्लीट। उसके बाद में 23 दे लेना। रात को घूमना है। बस क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। ठीक है। ठीक तो है पर क्वेश्चन नहीं मिल रहा। मिल गया। यार क्या? इसके सॉल्यूशन करने पड़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशन वाले हैं, इसमें इतना है नहीं। जैसे मैं बताता हूँ पहले ही करके तुम्हें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी इसमें वो नहीं है। सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना है। डिफेक्ट लिख लो, ये काम में आएगा तुम्हारे। अभी बताऊंगा, पहले लिख लो। जो तुम पढ़ रहे हो ना 31 और 27 वो केजी वाला है, या एटॉमिक मास यूनिट है, यू। लिख लेना है एटॉमिक मास यूनिट। माइनस जो गिवन था तुम्हें, इसे सॉल्व करा तो आया कुछ
यू से ये कन्वर्ट करने में इससे इंटू करना पड़ता है। जैसे तुम्हें पता ही है किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए 1000 से इंटू करना पड़ता है, तो यू यूनिट को इसमें कन्वर्ट करने के लिए इससे इंटू। यही आंसर है, इसको लिख लो बस। इसका आंसर आएगा 104 कुछ 104.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम इतना आ गया। अब बताओ बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है? एक ही फॉर्मूला है धरती का सबसे इंपॉर्टेंट, इक्वल्स टू mc²। एम की जगह एम की वैल्यू डाल देना जो इससे आएगी, ठीक है। तो एम की जगह मैं एम की वैल्यू डाल रहा हूँ। और c² से इंटू करना है ना, तो कुछ ज़रूरत नहीं है, कट हो जाएगा। था ना c² डिवाइड में, और एनर्जी में mc² करना था, तो c² से c² कट हो गया, आ गया। हो गया क्लियर? दूसरा भी ऐसे ही है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है Fe और Bi की, तो निकाल लेना। किसी को डाउट है दूसरा कैसे होगा तो बता दो, वो भी करवा दूंगा। हाँ जाओ लंच करें। अच्छा एक बार ये क्वेश्चन समझ लो, सेकंड तुम्हें फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में बोला था बाइंडिंग एनर्जी निकालो। बाइंडिंग एनर्जी मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में कितने एनर्जी से बाउंड हो रखे वो निकालो। एनर्जी निकालने के लिए हमें मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में मास चाहिए होता है एनर्जी के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या करा, प्रोटॉन का एक्चुअल मास लिखा, न्यूट्रॉन का याद मतलब एक्चुअल लिखा। ये एक्चुअल मास होता है नाइट्रोजन का, और जब हम नापते हैं मतलब एक्चुअल इतना होना चाहिए, पर जब हम नापते हैं मेजर करते तो इतना आता है। कुछ मास गायब हो रखा है, वो गायब क्यों हो रखा है? एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। होना इतना चाहिए कैलकुलेशन वाइज बुक में जब लिखोगे, पर किसी इक्विपमेंट से नापोगे तो आता है इतना है, तो इसका मतलब मास गायब है थोड़ा। कितना गायब है? इतना गायब है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली से थोड़ा इतना ज़्यादा है। तो बस इसको फिर इसमें कन्वर्ट करा और फिर इक्वल्स टू mc² में डाल दिया। तो अगला क्वेश्चन समझ लो क्या है। Fe दे रहेगा मान लो 56 और 26, ठीक है।
नीचे देखो तुम्हें Fe का वजन दिख रहा है 55, ये रब कर देता हूँ उसके बाद 55.934939 ऐसे दे रखा है Fe का वेट। शुभ बता देगा, शुभ बताने कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन होता है उसका अगले ये वाला। वाला? हाँ obtain the binding energy of nuclear binding energy का फॉर्मूला क्या था? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला दोनों को मतलब जोड़ने में जो एनर्जी यूज हो रही है वो ये देखो, इन्होंने नापा लेबोरेटरी में कि Fe का वजन कितना होगा तो इतना होगा, ठीक है कोई दिक्कत। पर हम मैथ से निकालेंगे तो पहले तो बताओ, हमने नाइट्रोजन के टाइम पे 7 लिया था क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। Fe के टाइम पे हम प्रोटॉन लेंगे 26 और न्यूट्रॉन कितने लेंगे 56 दे रहेगा उसका टोटल वजन, आधे कर देंगे। तो -26 हो जाएगा तो कितना होगा 30, क्योंकि देखो टोटल वेट बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन अगर 26 है दे रखा है ना, मैंने Fe लिखा था ऐसे 26 56, ठीक है। तो प्रोटॉन तो 26 दे रखे, 56 में 56 में से 26 गए, 30 बचा, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 30। प्रोटॉन का वजन यहाँ पे लिखो इनटू में, न्यूट्रॉन का वजन यहाँ पे लिखो इनटू में। थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इससे, थोड़ा सा वजन ज़्यादा आएगा और होना भी ज़्यादा ही चाहिए था, पर वो वजन एटम ही खा चुका है एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो आगे समझ में ये एक डाउट है किसी को, किसी और का? हाँ डेल्टा एम निकल जाएगा। डेल्टा एम निकलते ही वो 9 क्या नंबर था 935 जिससे हमने इंटू करा था डेल्टा एम को MEV/c² में कन्वर्ट करने के लिए 931.5 ये था ना। डेल्टा एम निकलते इससे इंटू कर देना। अब m पता चल गया तुम्हें तो E = mc² में लगा देना, m की जगह m डाल देना, ये पूरा का पूरा, और c² कट जाएंगे। आंसर तुम्हारा इसी में आ जाएगा वैसे, पर ये दिखाना पड़ेगा स्टेप। दोबारा से देख लो, आयरन के प्रोटॉन यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में नाइट्रोजन के प्रोटॉन यहाँ लिखे हुए थे और ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखे थे। तो प्रोटॉन अगर 7 है तो 14 में से 7 हटा दो, न्यूट्रॉन कितने बचे 7, दोनों मिलके ही ऊपर का नंबर बनाते हैं, तो इसलिए हमने 7 लिया था यहाँ, ठीक है। अब हमने 26 लिया है प्रोटॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन का इतना वजन है तो 26 का कितना होगा 26 से इंटू कर दिया। एक न्यूट्रॉन का इतना वजन है तो 30 का कितना होगा 30 से इंटू कर दिया, माइनस कर दिया जो वेट मेजर हुआ था, ठीक है। तो ये कर लेना, इसमें इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं तुम्हें, आएगी तो दोबारा पूछ लेना। गौरव भाई पढ़ाते हैं ना तो बड़े अच्छे से डायग्राम हर चीज़। हैं अगला करना, तुम ट्राई करना रिमझिम। कौन वाला? मैं पूरा नहीं बोलता, रिमझिम रिमझी बोल देता हूँ। अरे 2 बार माँ बोलने में दिक्कत आती है। रिमझी फिर रिम फिर झिम। अच्छा सॉरी बता दो, तुम बताना। तुम तो सी टीम में हो, तुम बता दो। पॉइंट वाला? हाँ अगला। इससे मुझे पॉइंट से रिलेटेड से ऐसे पता होगा। पता है? तुम ट्राई करना। ये 13.5 a given coin has a mass of 3.0 ग्राम। 3 ग्राम बोलूं? हाँ 3 ग्राम है उसमें। 13.5 दिखा रहा है कौन सा? 3.3 13.3 देखो। 13.5 क्या है क्वेश्चन रीड करना। A given coin has a mass हाँ यही वाला, बताओ क्या गिवन है।
अरे यार ये भी कैलकुलेशन वाले कल करेंगे, बड़ी कैलकुलेशन वाले, मैं थक गया। बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लो, टोटल क्वेश्चन वो अनुज